ये बड़ा खतरनाक है, वो आप लाइव एक्सपोज करने वाले हैं हमें तो। नहीं नहीं, नहीं, टाइप तो है, वही ओपन टाइप चीज़ है है ना। हमारी। हाँ, मैं बहुत सीनियर एचआर लोगों से मिला, उन्होंने कहा यार हमें इंसान नहीं समझ आया। टाइप के लिए मैंने एक मॉडल डेवलप किया है जिससे हमारी एमबीटीआई से जान छूट गई। अच्छा, एमबीटीआई जो टेस्ट है। और टेस्ट की हमें ज़रूरत ही अच्छा, नहीं। ये जो एक्सट्रीम सक्सेस है उसका राज नर्चर बाई नेचर है, कि तरबियत फितरत के मुताबिक मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और थॉट मैनेजमेंट आप सीख लें। अच्छा, थॉट मैनेजमेंट, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ, पावर ऑफ मैनिफेस्ट, ये आपकी टाइप में भी है कि आप अपने इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन को यूज़ करें। इस तरह से हम लोगों को ये बता देते हैं कि भाई आपकी रिलेशनशिप ब्लाइंड है, भाई ख्याल करो। बस मैंने भी बहुत सिगरेट पी, तो कोई मुझसे पूछता था तुम सिगरेट क्यों पीते हो, मैंने कहा मुझे इससे अच्छा दोस्त कभी नहीं मिला। यही कहता था ये सिगरेट अपने आप को जलाती है और मुझे सुकून देती है। क्या बात है। कुछ टाइम तो कहने लगे 6 महीने बाद वो आया तो वो ठीक हो गया, उसका कैंसर ही खत्म हो ये गया। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा फैसिनेटिंग है जो आप बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें जब कोई हकीम करे तो बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर उसको बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप खुद एक प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और आज की एपिसोड वाकई में बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की एपिसोड जो है वो आप तमाम लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं किसी भी नीश से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही मुफीद, एक फ्रूटफुल एक्सपीरियंस होने वाला है। और हम लाइव कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। पर्सनैलिटी टाइप के बारे में आप में से बहुत से लोग बहुत अरसे से बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे, हम भी बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। और हमारा ख्याल तक शायद ये कोई पुरानी बात हो गई है, और अभी भी शायद वैसा थोड़ा सा ख्याल हो, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने हमें कन्विंस किया अपने बहुत ही लॉजिकल आर्गूमेंट से कि ये चीज़ अभी भी बहुत रेलेवेंट है और हर एक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसको खैर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी बातें होंगी। आज के गेस्ट को वेलकम करते हैं। सर, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। जी, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कमरुल हसन साहब हैं, बहुत से लोग आप जानते हैं, पर्सनली टाइप एक्सपर्ट्स हैं। आप वैसे डॉक्टर, पीएचडी डॉक्टर हैं या नहीं एमबीबीएस, मैंने 95 में अच्छा, मेडिसिन की थी और 2004-5 तक मैं प्योर मेडिसिन के शोबे में था। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो इस साइड पे फिर जिस तरह है वो हम ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पूछेंगे। पहला सवाल सर मेरा यही होगा, पर्सनैलिटी टाइप्स जानना ज़रूरी क्यों है? वैसे मेरे जहन में अपना ख्याल, मैंने खैर आपको मैसेज में भी जिक्र किया, अभी भी मैंने इंट्रो में भी कह ही दिया उसको, कि मेरा ख्याल था कि शायद पुरानी चीज़ हो गई है और अब शायद ये दुनिया बहुत आगे निकल गई है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग इस पे इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है और लोग इससे मज़ीद अभी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो इसका जानना वैसे क्यों ज़रूरी है? इसके बारे में अगर आप पहले बता दें। हाँ, इसका जानना इसलिए ज़रूरी है कि ह्यूमन डाइवर्सिटी जो है उसको एप्रिशिएट करने की जितनी ज़रूरत आज है उतनी शायद पहले नहीं थी। पहले बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। अब हम एक एआई कल्चर और टेक कल्चर की तरफ चले गए हैं। तो जितना इंसान टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, जो उसमें उसको जोड़ने की चीज़ें थीं, वो मादूम होती जा रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं। तो अब इंसान चूँकि इंसानियत से दूर हो रहा है और टेक्नोलॉजी से बहुत स्पीड से करीब होता जा रहा है, जिसको इंडिविजुएशन भी बाज़ लोग कह रहे हैं कि इंसान तन्हाई का शिकार होते हुए मशीन से दोस्ती हुँ, और इश्क में मुब्तला होता जा रहा है। तो उसके पास अब बहुत थोड़ा टाइम है इंसानों के लिए। तो अगर उस थोड़े से वक़्त में भी वो इंसानों को पहचानता नहीं है, तो उसके पास तो बहुत थोड़ा मार्जिन रह जाता है कि वो उससे अच्छे रिश्ते हुँ, बना सके। हुँ, हुँ। तो इसी वजह से हम इंट्रापर्सनली और जी, इंटरपर्सनली जी, जी। रिलेशनशिप में फेलियर्स की तरफ जा रहे हैं। फिर तो और ये बहुत ही दुनिया इम्पोर्टेंट हो गया। कथक की बहुत माज़रत। इससे पहले जब मैंने ये पर्सनैलिटी टाइप वाला सारा पूरा फिनोमेना सुना था, डिस्कस किया था या फिर इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई की थी, उस वक़्त इसके जो पोटेंशियल और इसके बारे में जो अहमियत बताई जाती थी, वो करियर के बारे में, अपने फ़ैसले या डिसीजंस को करने के हवाले से, कि तुम्हारी पर्सनैलिटी टाइप ये है तो तुम्हें ये काम करने चाहिए। लेकिन आप जो है वो इसके थोड़ा-सा बियॉन्ड बता रहे हैं कि ये पूरी ज़िंदगी की मुहित एक चीज़ है, ये सिर्फ़ एग्जैक्टली, स्टूडेंट लाइफ़ की चीज़ नहीं है। नहीं देखिए, टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं वो सबसे मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट तो पेरेंटिंग में है। अच्छा। कि जिस तरह एक माली को अगर उसके बाग में 50 तरह के या 20 तरह के फूल हैं, तो उसको हर फूल की डेवलपमेंट पता होनी चाहिए या नशोनुमा के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा मेरा जो पौधा है वो किस हुँ। मौसम में फूल देता है,
किसको कितना पानी चाहिए, किसको कौन-सी खाद चाहिए। इस मिसाल से अगेन आपने जो है वो मेरी वाली बात थोड़ी-सी उसकी तस्दीक कर दी है कि पेरेंटिंग जो है उनको अपने बच्चों के लिए ही समझना चाहिए। तो पेरेंट्स को खुद अपने लिए नहीं समझना चाहिए या फिर ये हाँ। उस स्टूडेंट लाइफ से आगे की चीज़ है या नहीं है? नहीं, बहुत बिल्कुल आगे की चीज़ है। और रिलेशनशिप में यानी हुँ। हम इतना बड़ा मसला दुनिया ने शादी जो कि अल्लाह पाक ने इतनी खुशी की चीज़ बनाई हुँ। है कि और शादी किससे करनी है ये समझें मज़हब के बाद दूसरा बड़ा फ़ैसला है इंसान जो ज़िंदगी में करता है, और उसको जुआ बना दिया हमने। हाँ, हाँ। तो वो जुआ इसलिए बन गया है कि हम पहचानते ही नहीं ना, बीवी मियाँ को पहचानती है ना मियाँ बीवी को पहचानता है। अच्छा। तो ये जो टाइप है, ये प्री मैरिटल वे में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और पोस्ट हुँ। मैरिटल वे में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये आपने अच्छा कहा, अच्छा आपने कह दिया वरना हाँ, मैं सवाल करने लगा था कि जो ये जो पर्सनैलिटी टाइप जानना ये शादी से पहले ज़रूरी है, शादी के बाद जानना दोनों ज़रूरी है? मौके पे पहले मिल जाए तो वारे न्यारे हैं। लेकिन किसी आप वजह से अगर रह गया है तो बाद में कर लेंगे। बाद में इसलिए कर लें कि अब तो हो गई है तो अब आप कुछ और हो नहीं सकता। हाँ, आप इससे आप उसको या तो यानी कम से कम आप ये टाइप बेसिकली एक रोशनी का नाम है, हाँ, जिससे आप अपने और दूसरों के अंदर झाँक सकते हैं, उनकी इंटरेस्टिंग। सिफ़ात, उनकी फ़ितरत को देख सकते हैं। हुँ। तो आप अपनी बेगम पहचान लें, बेगम मियाँ पहचान लें, उसको भी सब्र आ जाए, आपको भी सब्र आ जाए, सुकून से ज़िंदगी गुज़ारें, एक्सपेक्टेशंस मैनेज हो जाती हैं अगर हम शादी के बाद चलें ये भी करें। ट्राई करके देख लेंगे, देखते हैं सब्र आता है या नहीं आता। आप कह रहे हैं तो। लेकिन जी, खैर जी। अपनी ऑडियंस के लिए अभी ऑफ द रिकॉर्ड अभी हमने एक अपने टीम मेंबर को एज़ अ टेस्ट केस डॉक्टर साहब के सामने रखा, हाज़िर किया, पेश किया। तो डॉक्टर साहब ने चंद ही सवालों की रोशनी में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पर्सनैलिटी टाइप जो है उनकी एक्सप्लोर की और बाद में चैलेंज दिया कि अब आप मुझसे अपने बारे में पूछें। तो बड़े अच्छे तरीके से उसके सही जवाबात दिए कि वो हमारे टीम मेंबर हमारे साहब जो हैं बड़े आशिक मिजाज हैं और फैसले कैसे करते हैं। तो ये खैर अभी एक्सपीरियंसेस करेंगे। आपने बल्कि फरमाया कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, तो इस साइड पे आपका कैसे आना हुआ? सर इसमें मुझे जैसे हर शख्स को अपने बारे में जानने की तमन्ना होती है, तो मुझे भी अपने बारे में जानने की तमन्ना थी। लेकिन मेरी जो लाइफ में ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि एक तरफ मैंने बुज़ुर्गों से ये सीखा कि इंसान बेहतरीन तख्लीक है अल्लाह पाक की। हुँ, लेकिन जब मैं रियल सेंस में इंसानों का हाल देखता हूँ तो आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाएँ तो एचआर कहता है हमें लोग नहीं मिल रहे, और जो लोग होते हैं उनको एक नुक्ते की नोक पे वो फ़ारिग कर देता है। उनसे खैरियत भी नहीं पूछता, और जब फ़ारिग करता है तो ये इजाज़त भी नहीं देता कभी-कभार कि वो अपनी डेस्क पे जाके सामान उठा लें। तो मैंने कहा ये तो मैं बहुत सीनियर एचआर लोगों से मिला, उन्होंने कहा यार हमें इंसान नहीं समझ आया। अभी मैं हुँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान में था तो उन सब से मैंने पूछा कि इंसान आसान है या मुश्किल? हुँ, तो सब सब मिल ओनर्स थे, उन्होंने कहा नहीं इंसान बहुत मुश्किल मुश्किल तरीन तरीन है। मखलूक है। मैंने पहली स्लाइड ही मेरी ट्रेनिंग की यही है कि इंसान आसान है और प्रिडिक्टेबल है। अच्छा, तो उसको तो सिर्फ समझना है और उसको डेवलप होने देना है, उस पे ट्रस्ट करना है। चूँकि हम उसको समझते नहीं, तो उस पे भरोसा नहीं करते। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशंस थी फिर साइकेट्री और साइकोलॉजी में मैंने देखा कि माँओं ने अपने बच्चे पागल कर दिए ओए होए! और बेटियों ने अपने माँ-बाप पागल कर दिए, आशिक ने महबूब पागल कर दिया और महबूब ने आशिक को। तो मैंने कहा ये अज़ीम मोहब्बतें जो हैं, वो जब अपनों को पागल कर यानी पागल आदमी एक दिन के दुःख से नहीं होता, हुँ, मुस्तकिल दुःख मिलता रहे तो फिर इंसान पागल होता है। तो मुझे ये बात समझ आई कि इंसान जो है वो ज़वाल का शिकार इसलिए है कि वो इंट्रापर्सनली और इंटरपर्सनली लोगों को पहचानता नहीं है। ना उसको अपनी पहचान है, ना उसको अपनों की पहचान है। तो हुँ, ये प्रॉब्लम मेरे ज़हन में था, मैं इसका सवाल साइकोलॉजिस्ट से मैंने पूछा, उन्होंने कहा हम भी नहीं जानते। हुँ, साइकियाट्रिस्ट से पूछा, उन्होंने कहा भई हम बीमारियाँ पहचान सकते हैं, डीएसएम बनाई है हमने, डायग्नोस्टिक मैनुअल सिम्पटम से बीमारी, और हम बीमारी बता देंगे आप में 50 बीमारियाँ कौन-कौन सी। मैंने कहा मेरे अंदर टैलेंट्स क्या हैं ये बता दें। कहने लगे नहीं उसका कोई तरीका हमारे पास एज़ सच नहीं है। तो ये मेरे ज़हन में एक गैप था। उसमें उस गैप में, उस अंधेरे में, उस परेशानी में मैंने एक हमारे उस्ताद थे रमीज़ अल्लाहवाला मरहूम, उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक स्लाइड दिखाई, लीडरशिप पढ़ा रहे थे। 16 पर्सनैलिटी टाइप्स और मोटिवेशंस आर डिफरेंट फॉर एवरी टाइप। एक स्लाइड दिखाई उन्होंने।
मैंने कहा यार ये तो मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं। मैंने तो थोड़ा बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ी, थोड़ा साइकोलॉजी पे पढ़ी, साइकेट्री भी पढ़ी, मेडिसिन पढ़ी, कहीं भी हमने ह्यूमन डाइवर्सिटी को नहीं पढ़ा हमने। मैंने कहा ये आप क्या दिखा रहे हैं? कौन जानता है इस इल्म को? पाकिस्तान में तो मुझे कोई कोई नहीं मिला। कहने हुँ, लगे हाँ, इसका कोई एक्सपर्ट नहीं है पाकिस्तान हुँ, में, वरना अमेरिका में ये इल्म पढ़ाया जाता है। अच्छा। मैंने कहा यार 30 करोड़ लोग हैं हमारे पास पाकिस्तान में, अगर एक आदमी भी उनको पहचानने वाला नहीं है हुँ, तो फिर हमने लोहे को बम बना दिया और हमने लकड़ी से फर्नीचर बना लिया। हमारे पास इंसान साजी का तो कोई, क्योंकि मुझे ये चीज़ क्लियर है कि जब तक हम एक चीज़ को समझ नहीं सकते, उसको डेवलप नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। हुँ। उन्होंने कहा हाँ, हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है। मैंने कहा ऐसी कम तैसी साइकेट्री की। उसी दिन मैंने उनसे कहा कि यार मैं आज से इसी शोबे को लेके चलूँगा। अच्छा, वो दिन है और आज का दिन है, मैं उसी शोबे में हूँ। ओह! और मैंने उसी दिन नियत की थी कि चूँकि देखिए इंसान कीमती है। हुँ, जब माँ अपने बेटे को दुःख दे, वो चाहती नहीं है दुःख देना, लेकिन फिर भी दे दे। और बेटा अपनी माँ जो उसकी जन्नत है, वो उसको हुँ, पागल कर दे। मैंने कहा इससे ज़्यादा और रिश्ता कौन-सा होगा जो बर्बाद होगा। वो हुँ, मैंने आँखों से नफ्सियाती अस्पतालों में देखा। और हुँ। आशिक महबूब की नाकामी तो हम रोज़ ही सुनते हैं। जी हाँ, बहुत सारी आप और भी ऑब्ज़र्वेशन होंगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी अपनी ज़िंदगी में जब आपने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया उससे पहले की ज़िंदगी और उसके बाद की ज़िंदगी के डिसीजंस पे कितना फ़र्क पड़ा आपके? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ में बताऊँ तो मैं एक बहुत इमोशनल इंसान हूँ और मुझे 34 ईयर 34 साल की उम्र में इस इल्म का पता चला और मैं इसमें दाखिल हुआ। उससे पहले तकरीबन मैं 4-5 दफ़ा मेजर डिप्रेशन में जा चुका था। और मेजर डिप्रेशन मीन्स के 6 महीने तक मैं किसी काम के काबिल नहीं था। आई नीड अच्छा, टू रेस्ट। तो बहुत ज़्यादा मैं टाइप ट्रैप का शिकार था। मसलन बहुत ज़्यादा मैं काम शुरू कर लेता था, वो ख़त्म नहीं होते थे। यानी ये एक अनबैलेंस्ड लाइफ़ थी हुँ, मेरी। हुँ, मगर मैं समझता अपने आप को तीस मार खान था। हुँ, 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 तो हुँ, जब टाइप का पता चला तो पहले मेरे रिश्ते बहुत ख़राब होते थे। सिर्फ़ चंद अपने जैसे लोगों से अच्छी दोस्तियाँ होती थीं और इत्तेफ़ाक से हमारे घर में सब मुझसे मुख्तलिफ़ हैं, अच्छा, सिवाय मेरी वालिदा की। तो वो उनकी टाइप मुझसे मिलती, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी, वालिद साहब, बहनें वो सब मुझसे मुख्तलिफ़ हैं। अच्छा दोस्तियाँ इंसान की जो अपनी टाइप के लोगों से ही होती हैं? हाँ, यानी अगर हमें टाइप पता ना हो, तो तोते की दोस्ती दूसरे तोते से हो जाएगी, मछली की मछली से हो जाएगी। तो अब मेरी अगर टाइप ईएनएफपी है, तो मैंने एफ लोगों से दोस्ती कर ली। हुँ, तो वालिद साहब को समझना, उनकी बातें समझना, बहनों को समझना, वो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। तो टाइप जब मुझे पता चली, तो सबसे पहले तो वालिदा तो नहीं थीं, तो वालिद साहब से मुझे दोस्ती हुई, उनकी बातें समझ आईं। बेगम 2000 में आ गई थीं, तो 2004 में मुझे इल्म का पता चला, तो बेगम को समझने में मुझे बहुत हेल्प मिली। फिर बच्चों को समझने में, यानी फिर इंसान आसान हो गए ना, तो हर तरह की चीज़ें आसान हो गई, यानी ज़िंदगी आसान हो गई। और ये जो आपको उनकी समझ आई है किसी टेस्ट के नतीजे में या वैसे ही ऑब्जर्वेशन से ही? नहीं, मतलब उनके टाइप स से ना, टाइप जब हम नहीं, नहीं, ये पढ़ते टाइप को हैं। एक्सप्लोर करने के लिए आपने कोई एक्सरसाइज़ की या फिर बस वैसे देखे ज़िंदगी गुज़ारने से, उनके साथ वक़्त गुज़ारने से समझ आ जाती है? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। जैसे हम फूलों और जानवरों और फलों को और सब्जियों को उनकी कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर से पहचानते हैं कि ये गाजर है, ये मूली है, हुँ, ये हुँ, गुलाब है, ये चंबेली है और ये गेंदा है। इसी तरह इंसानों को हम उनके बिहेवियर से पहचानते हैं। तो अगर आपको टाइप फ्रेमवर्क समझ आ जाए, जो कि एक 1-2 घंटे की गुफ्तगू में समझ आ जाता है। अच्छा। यानी अभी हमने उस दिन बच्चों के साथ सेशन किया 1.5-2 घंटे का मुल्तान में, तो सब बच्चों को अपनी भी टाइप समझ आ गई और उन्होंने अपनों हुँ, को भी पहचान लिया। हुँ, हुँ। तो टाइप फ्रेमवर्क जब हम समझते हैं, तो टाइप का कमाल ये है कि बगैर किसी टेस्ट के, अच्छा। हाँ, टेस्ट वेस्ट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। इसके फ्रेमवर्क हैं, इसकी जो थ्योरी है, अगर वो इसकी लॉजिक्स हम समझ लें, तो हम लोगों के बिहेवियर देख के बता देंगे इसकी टाइप क्या है। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी टाइप अभी बताएँगे या 1 घंटे के बाद बताएँगे? नहीं, नहीं, आपकी टाइप अभी बता देते हैं। वैसे तो मुझे एक अंदाज़ा हो रहा है आप आईएनएफपी या आईएनएफपी लग रहे अच्छा, ये हैं। जो आप टर्म्स बोल रहे हैं आईएनएफपी, ये ज़रा ऑडियंस को हमें भी नहीं पता, हाँ, ये ये थोड़ा-सा 16 बताइएगा तरह के क्या? लोग हैं, जैसे मैंने 16 तरह आपको के। बता, हाँ, देयर इज़ नो 17th 17वां टाइप। बंदा नहीं मिलेगा 17वें टाइप का। 17वें टाइप का बंदा यानी नहीं है, यानी जो फ्रेमवर्क है वो यही है। मोबाइल देना अच्छा।
ठीक है, ये आपने बल्कि मुझे भेजा भी, मैं वो भी साथ हम स्क्रीन पे भी चला देते हैं, लेकिन आप इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा जो 16 टाइप्स के लोग हाँ, हैं, हाँ, हाँ, क्या क्यों हैं नहीं? ये? बिल्कुल, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखिए, ये जो टाइप टेबल एक बनाते हैं हम, 16 तरह के लोगों का एक टेबल है, उसमें बहुत आसान है। उसमें पहला जो कॉलम है, हुँ, वो एसटी लोगों का है। अच्छा। एसटी लोग जो हैं, ये 4 तरह के होते हैं और ये मेहनती और लॉजिकल दिमाग के होते हैं। एस का मतलब मेहनती, टी का मतलब लॉजिकल। तो दुनिया में जो मेहनत वाले काम है ना, मुशक्कत वाले, हुँ, वो अल्लाह पाक इनसे ले रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि ये वो काम कर रहे हैं तो इनको मज़ा आ रहा है। देखिए ना, यानी इंसान की जो टाइप होती है, हुँ। इंसान को अपनी टाइप को प्रैक्टिस करने में लुत्फ़ आता है, बिल्कुल, मज़ा आता अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं। है। अपने और इंटरेस्ट का काम। इसके नतीजे में इसको समझने के बाद जो लोग अपनी टाइप से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, उनको तो फ़ौरन उस काम से फिर निजात हासिल करनी चाहिए, ऐसा है? हाँ, यानी फ़ौरन ना करें, मतलब चूँकि पैसे प्रोसेस का आगाज़ करना हाँ, चाहिए। प्रोसेस का आगाज़ करें, अपनी सोचों का आगाज़ कर दें, उसको एनर्जी हासिल करना, बैलेंस कैसे करना है वो शुरू कर दें। क्योंकि कभी-कभी जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी हम चूँकि जब मेहनत करते हैं तो हम असल में पैसे के लिए करते हैं, ताकि हम घर वालों को सर्व कर सकें। तो हम फ़ौरन अगर उसको छोड़ते हैं तो पूरी फैमिली अफ़ेक्ट हो जी, जी। जाती है। तो प्लान करना शुरू कर दें, बिल्कुल प्लान करना शुरू करें। तो पहला जो कॉलम है एसटी, वो मेहनतकश लोगों का है, अच्छा, उनमें ये आईएसटीजे हाँ, लिखा है। आईएसटीजे, फिर में बीच में एसटी आएगा। ठीक, आईएसटीजे, ठीक, ठीक। आईएसटीपी, ईएसटीपी एंड ईएसटीजे, ये 4 टाइप्स होती हैं जो कि एसटी कहलाती हैं। सही, सही। इनमें यानी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और ये इंसानों के साथ एन्जॉय नहीं करते। अच्छा। हाँ, ये मशीन चाहिए इनको, अजीब अल्लाह की शान है। इंजीनियर्स। इंजीनियर मशीन चाहिए इनको और लॉजिक चाहिए इनको ना, दे हुँ, आर लॉजिशियंस। और यानी और यानी मुशक्कत एंजॉय करते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। हुँ। ये जी 80% ये लोग मर्द हैं, लेकिन ख़वातीन भी इस टाइप की होंगी, तो वो मेहनत कश होंगी। ओह! अच्छा। अरे टास्क ओरिएंटेड, अच्छा, नॉट पीपल 20%, ओरिएंटेड। तो इसका मतलब है कि 20% आपने ख़वातीन कहा, तो 80% ख़वातीन जो हैं वो ज़रा एफ टाइप की। एफ हाँ, टाइप क्या होती है उसको भी आप वो टाइप्स पहले एक्सप्लेन करते हैं ज़रा सारी। पहले मैंने एसटी बता दिया जी, आपको, ये ज़्यादातर मर्द होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो कॉलम है, वो है एसएफ लोगों का। एसएफ, 4 तरह के एसएफ लोग होते हैं। इनमें 80% ख़वातीन हैं ठीक है। और 20% मर्द हैं। एसएफ का मतलब है, एस का मतलब है मेहनती हुँ, और एफ का मतलब है इंसान। ये जो एसएफ 4 तरह के अल्लाह पाक ने लोग बनाए हैं, इनको इंसानों की खिदमत करने में मज़ा आता है। अल्लाह की शान देखें। ये इंसानों की केयर करके सुकून हासिल करते हैं, चाहे मर्द हों या औरत। तो 80% ये ख़वातीन हैं, 20% ये मर्द हैं और ये इंसान की खिदमत करना चाहते हैं। टाइप हमारी ख्वाहिश होती है। हुँ, मछली की ख्वाहिश क्या है? तैरना। हुँ। अब मछली की ये ख्वाहिश हो ही नहीं सकती कि वो उड़े। इसी तरह एसएफ लोगों की ख्वाहिश क्या होती है कि मुझे लोगों की खिदमत करने का मौका मिले। ख्वाहिश, ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक कह लें। हाँ, यानी हुँ, ट्रेड तो उनकी हमें नज़र आएगी, असल हुँ, उनकी जो अंदरूनी, क्योंकि टाइप तो डीएनए में होती है, सही। तो ख्वाहिश तो उनको फ़ील होगी, ट्रेड की सूरत में वो हमें नज़र आएगी। हुँ, हुँ, तो एसएफ लोग हो गए खिदमत करने वाले, पहले मुशक्कत वाले, फिर खिदमत वाले। तीसरा कॉलम है एनएफ लोगों का, जिसमें यानी एन का मतलब है डेवलपमेंट, हुँ, एफ का मतलब है इंसान। इसमें भी 4 तरह के लोग हैं, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं, इंसान साज़ी करते हैं। हुँ, तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है 8 अरब लोग हैं दुनिया में, इनको पढ़ाना, इनको सिखाना, इनको इनकी मेंटरिंग, इनकी कोचिंग। तो हुँ, ये जो लोग हैं, इनमें भी ज़ाहिर है ये एफ टाइप है, तो 80% ख़वातीन हैं और 20% मर्द हैं। सही है। तो ये लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, मुख्तलिफ इदारों में, ट्रेनिंग में, कोचिंग में, शायरी में, अदीब में। हुँ, और जो चौथी टाइप है वो एनटी है, उनमें एन आएगा और टी आएगा। सही है। एन का मतलब इनोवेशन, डेवलपमेंट, और टी का मतलब इंडस्ट्री, लॉजिक, मशीन। तो एन टी लोग जो हैं ये सबसे रेयर होते हैं। इनकी हुँ, ज़रूरत भी अल्लाह पाक ने देखें, ज़रूरत के, मुझे ये लगता है कि ज़रूरत के लिहाज से लोग बनाए बंदे हैं। बने हैं। जिनकी ज़रूरत कम है, कम बनाए। एंटी लोग भी कम बनाएँ, उनकी ज़रूरत कम है। वो क्या करते हैं, वो इदारे बनाते हैं। हुँ, वो लॉजिकल, अब जैसे जितने भी टेक कंपनीज़ हैं, उनमें से समझे 90% टेक कंपनीज़ के जो मालिकान हैं, फाउंडर हैं, वो सब एंटी हैं। हुँ,
वो तो एंटी हजरात, ये बिल गेट्स, जुकरबर्ग, ये सब एंटी। तो एंटी हजरात के बारे में मैं कहता हूँ ये इदारे बनाते हैं अच्छा। और एसटी उसमें काम करते हैं। वाह। एनएफ इंसान साजी करते हैं और एसएफ उससे इंसानों की खिदमत में लगे हुए हैं। तो ये 4 तरह के बुनियादी लोग हैं जो पूरी दुनिया में अपना अपना काम कर रहे हैं। और हमें अगर अपनी टाइप पता हो तो ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी की ज़रूरतों को समझना और फिर अपने आप को डेवलप करना बहुत आसान, बहुत ज़िंदगी मैं कहता हूँ बहुत आसान है। अगर इस पैटर्न पे और इस समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजारी जाए, बिल्कुल। हाँ, देखिए ना, किसी भी चीज़ को अगर आप गाड़ी है, आप बगैर समझे उसको चलाएं तो हाँ। क्या होगा? आपकी इस गुफ्तगू के नतीजे मेरे दिल में सवाल आ रहा है कि क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स इन चीज़ों को रियलाइज़ करने के बाद अपनी कोशिश करके पर्सनैलिटी टाइप को चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है? हाँ, टाइप को चेंज नहीं कर सकते, हम डेवलप कर सकते हैं। डेवलप कर सकते हैं। टाइप चेंज इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप क्या-क्या चेंज करेंगे, क्योंकि आपकी पूरी शख्सियत जो है ना वो टूट-फूट का शिकार हो जाएगी। हुँ, तो टाइप ना चूज़ की जा सकती है, ना चेंज की जा सकती है। हुँ। सिर्फ़ पहचानी जा सकती है और डेवलप की जा सकती है। फॉर द कॉन्टेक्स्ट एक शख्स अगर उसको ये कहा जाए कि एंटरप्रेन्योर तुम एक अच्छे नहीं बन सकते, एक अच्छे बिज़नेसमैन नहीं बन सकते, तुम्हें वो ट्रेड्स ही नहीं है। तो वो क्या अपने अंदर वो ऐसी ट्रेड्स को पैदा करने की कोशिश छोड़ दे क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी टाइप ही नहीं है या नहीं, नहीं, कुछ और ऐसा कह रहे हैं देखिए, आप? टाइप जो है रोशनी है। हर आदमी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, हर आदमी के अंदर ये सलाहियत है कि वो कारोबार कर सकता है। हम तो सिचुएशनल वे में लोगों को गाइड करते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। लेकिन हमें अपनी मंज़िल को देख कर के अपने अंदर तब्दीलियाँ लानी होती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बेसिकली दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स बिजनेस पैदा हुँ, करना, हुँ। और बिजनेस जो है वो प्रॉफिट को कहते हैं, है ना, इनकम को भी नहीं कहते, प्रॉफिट को कहते हैं। तो अब जो आदमी एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है उसको सबसे पहले अपना टेस्ट लेना चाहिए कि उसको पैसों की समझ है, वो प्रॉफिट्स को समझता है, वो वक्त की अहमियत को समझता है, वो क्या अपने वक्त को सही जगह लगा के ज़्यादा प्रॉफिट एक ही तरीके से बार बार कमाने की अहमियत को समझता है। तो ये जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो उसको सीखने। हुँ, तो वो कुछ टाइप में पैदाइशी होते हैं, कुछ टाइप में नहीं होते, जिसमें नहीं होते वो सीख ले। तो ये बहुत आसानी से सीखा जा सकता है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना। हमारे यहाँ मसला ये सिखाने वालों को टाइप नहीं आती। हुँ। यानी अगर आप सर्च करें तो आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर टीचर मिल जाएँगे। अब आप लिखें हमें ऐसा एंटरप्रेन्योर टीचर चाहिए जिसको टाइप आती हो, वो कोई भी नहीं मिलेगा। हुँ। तो ये है अंधेरा हमारे यहाँ कि उस्तादों को अपनी या बच्चों की पहचान नहीं है। फिर वो इस जुर्म को छुपाने के लिए गोल-मोल बातें करते हैं। हुँ। यहाँ तक कि कह देते हैं कि तुम बन ही नहीं सकते। जब जी हाँ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, ये तुमसे बड़ा हाँ, नालायक कोई नहीं। तो नहीं, हर आदमी एंटरप्रेन्योर बन सकता है अगर वो उस पेन से गुज़र सकता है, अगर वो उस प्रोसेस को अचीव करना चाहता है, तो क्यों नहीं कर सकता है बिल्कुल। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब ज़रा आइए उस मरहले पे मतलब मैं आपके सामने एज़ अ टेस्ट केस पेशेंट तो खैर नहीं बोलेंगे, लेकिन नहीं, मैं नहीं, आपके सामने पेशेंट तो मैं नहीं देखता। हाँ, हाँ, ये तो इंसानों का देखें इल्म इंसान है। है। हम जी, अपने जी, आप को जानना, पहचानना, ये तो मैं समझता हूँ हमारा बेसिक राइट है कि हम सही है। तो अच्छा, तो आपकी टाइप हम डिस्कस करें? ज़रूर। अच्छा देखिए, टाइप का मैं आपको बताऊँ, टाइप के लिए मैंने एक मॉडल डेवलप किया है जिससे हमारी एमबीटीआई से जान छूट गई है। अच्छा, हाँ, एमबीटीआई देखें, एमबीटीआई जो टेस्ट है। हाँ, टेस्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं अच्छा। है। हाँ, टेस्ट-वेस्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक बहुत आसान, उससे ज़्यादा पावरफुल और ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल सिस्टम बना लिया है। वो कैसे? वो ऐसे बनाया है कि हमने 5 स्टेप मॉडल डेवलप किए है। 5 स्टेप, अब एमबीटीआई में तो बहुत सारी टेक्निकल एरर, क्योंकि हुँ, एमबीटीआई जिन खातून ने बनाया बहुत अजीम खातून है वो, मायर्स एंड ब्रिग्स, मगर वो साइकोलॉजी उनकी फील्ड नहीं थी। हुँ, वो अब जबकि कार्ल यूंग जो था वो साइकियाट्रिस्ट था, तो उसको भी जब पता चला था कि कोई अमेरिका में खातून है, वो ज्यूरिख में रहता था, हुँ, तो उसको किसी ने बताया कि एमबीटीआई बनाया है लोगों ने आपकी टाइप निकालने की, तो उसने कहा ये गलत है, टेक्निकली गलत है, इससे सही टाइप नहीं निकलेगी। लेकिन दुनिया में वो, चूंकि वो अमेरिका में थी तो मशहूर हो गया वो, और आज तक लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कुछ अरसे यूज़ किया, लेकिन अब हम बिल्कुल उसको डिस्करेज करते हैं। ठीक है। और 5 स्टेप मॉडल जो है वो मोर ट्रांसपेरेंट है।
तो उसमें हम ये कहते हैं कि टाइप इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग प्रेफरेंस एंड डिस्कवरिंग प्रेफरेंस। अच्छा। मैं आपको उसकी पिक्चर भी भेज दूंगा। जी, जी। तो वो बड़ा आसान है। पहले हमने अपनी फितरत के रुझान को समझना है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसको प्रैक्टिस करने में हमें मज़ा आए और काम अच्छा हो। 2 चीज़ें, हैप्पीनेस और एक्सीलेंस मिले, हुँ, हुँ। और उसके अपोज़िट बिहेवियर को करने में हमें स्ट्रेस आए और परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए। हुँ, हुँ। इसको फितरत कहते हैं सिंपली। ये हुँ। लॉजिक हमने समझनी है पहले, और फिर हमने तलाश करनी है। ये बड़ा खतरनाक है, वो आप लाइव एक्सपोज़ करने वाले हैं हमें अब तो। नहीं, 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 टाइप नहीं, टाइप तो है, वही ओपन टाइप चीज़ है है ना। हमारी, हाँ, तो नहीं, ये नहीं, तो टाइप तो वैसे भी यानी पता लग ही अब जाती है। पता लग ही जाती। टाइप छुपने वाली, जिसको भी आप हाँ, एक हाँ। लफ्ज़ बात करेंगे वो अगला पहचान लेगा, या आप कोई हुँ, हरकत करेंगे उससे। मुझे किसी की टाइप जाननी होती है, मैं उसका कोई छोटा-सा इंटरव्यू देख लेता हूँ। हुँ, टाइप काफ़ी समझ में आ इंटरेस्टिंग जाती है। तो कि प्रेफ़रेंस हम मैंने आपको बता दिया, पहला स्टेप है प्रेफ़रेंस की। फ़ितरत किसको कहते हैं? प्रेफ़रेंस जो है ये फ़ितरत का साइकोलॉजिकल वर्ड है। पहला हमें, फिर सेकंड हमने ये करना है कि ई और आई, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन में अपनी प्रेफ़रेंस को तलाश करना है। हर शख़्स में ये दोनों बातें पाई जाती हैं, और हमने देखना है कि हम कौन से बिहेवियर को प्रेफ़र करते हैं। हुँ। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको बोलने में, आप पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा एंजॉय करते हैं या तन्हाई में, लिखने लिखाने में, या किताबें पढ़ने में? बोलने में। अच्छा। हुँ, अच्छा, बोलने में आपको अगर एक दिन में 10 लोगों से मिलना हो, नए लोगों से, सही है। और एक दिन में आपको 10 सफ़े लिखने हों अपने मर्ज़ी के, तो हुँ, किसमें आप जल्दी थक जाएँगे? थक जाएँगे हाँ। लिखने में। अच्छा, हुँ, अच्छा, लिखने में आप थक जाएँगे। हुँ, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप एक्सट्रोवर्ट की तरफ जा रहे हैं, कि आपको जो है वो आपको फिर नए-नए, यानी यू आर मोर ऑफ अ एक्शन ओरिएंटेड पर्सन या रिफ्लेक्शन ओरिएंटेड पर्सन? रिफ्लेक्शन ओरिएंटेड क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन मीन्स कि अपने अंदर की दुनिया में जाके एन्जॉय करना, एनर्जी अपने अंदर से लेना, या एनर्जी बाहर से लेना? बाहर से। अच्छा, तो हुँ, देखिए 2 तरह के लोग हैं। पहले मैं इसकी बुनियाद बता दूँ। प्लीज़। एक्सट्रोवर्जन कहते हैं स्किन के बाहर की दुनिया, सही है। सो सिंपल। इंट्रोवर्जन कहते हैं स्किन के अंदर की दुनिया। हर आदमी दोनों दुनियाओं में बिहेव करता है। जैसे मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ एक्सट्रोवर्जन। हुँ, अब मैं सोचूँ कि मैंने कल क्या किया था, तो उसके लिए मुझे अपने अंदर झाँकना पड़ेगा, वो बिल्कुल, होगा एन एक्ट ऑफ इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन या मैं कोई किताब लिखूँ, वो इंट्रोवर्जन। तो बिहेवियर इज़ नॉट अबाउट टाइप। हर आदमी दोनों तरह के बिहेवियर कर करता है। सकता है। तो हमें ये देखना है कि हम कौन से बिहेवियर को प्रेफ़र करते हैं। कहाँ से हमें एनर्जी, मिलता है। एनर्जी यानी खुशी, कहाँ हमें खुशी मिलती है, और कहाँ हमें स्ट्रेस आता है। कहाँ हमें खुशी मिलती है, कहाँ हमें स्ट्रेस स्ट्रेस। आता है। तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपको एक्सट्रोवर्जन एक्टिविटीज़ करने में एनर्जी मिलती है, और हुँ, जब आप इंट्रोवर्टेड एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन हुँ, होती है, आप हुँ, उसको ज़्यादा पसंद। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ग्रुप स्टडी करनी पड़े, तो उसमें आप ज़्यादा जल्दी लर्न करेंगे, या अकेले पढ़ना हो? आई थिंक ग्रुप वैसे इसके लिए जो मैंने ओवरऑल एक अपने असेसमेंट की थी जो गलत भी हो सकती है वो सिलेक्टिव एक्सट्रोवर्ट आप कह लें उसमें थोड़ा सा कि हर बंदे से मिलना जुलना और हर एक से भी नहीं लेकिन सिलेक्टिव लोगों से मिलना बहुत पसंद है नहीं, कोई और बात नहीं। बहुत ज़्यादा हमें हमें ओवरऑल देखना है कि एक्सट्रोवर्जन इज़ एनर्जाइजिंग फॉर अस, हम्म या इंट्रोवर्जन इज़ एक्सट्रो एक्सट्रोवर्ट। हमें ये देखना है, क्योंकि सही है 8 तरह के एक्सट्रोवर्ट हैं। हाँ 16 अच्छा टाइप्स में 8 तरह के, हर टाइप में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है। सही सही कॉमन चीज़ ये है कि एक्सट्रोवर्ट गेन एनर्जी फ्रॉम, अब मैं जैसे अकेले एक्सटर्नल रहता हूँ कमरे फैक्टर में, तो आई एन्जॉय बीइंग अलोन। मैं अकेले रहता हूँ, अकेले बैठ के सोचता हूँ, टीवी देखा उससे आइडिया आया, कोई प्रोग्राम देखा उससे आइडिया आया, उससे कोई नया प्रोग्राम बनाया, नया कोर्स बनाया। तो तो दिस इज़ इट।
तो आप जो हैं यू एंजॉय बीइंग इन एक्सट्रोवर्जन एंड हाँ, लेकिन आई कैन एन्जॉय माय लोनलीनेस टू। मतलब मैं गाड़ी चलाते हुए जब अकेला होता हूँ तो मैं बहुत हँसता हूँ मुख्तलिफ़ बातें करते हुए, बहुत एन्जॉय भी कर रहा होता हूँ, या कभी कमरे में अकेला बैठा हूँ तो मुख्तलिफ़ बातें सोच के एन्जॉय करना या उसमें करना या कोई अच्छी चीज़ सुन लेना या कुछ देख लेना, तो वो भी एक एक अच्छा एलिमेंट फेज। है, बिल्कुल। लेकिन बोर आपने नहीं ये होता। देखना है कि किस चीज़ की ज़्यादती आपको, अगर कोई काम आप ज़्यादा के कौन से काम को ज़्यादा करने से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्योंकि ये लोग कहते हैं, हुँ, हुँ, हमें दोनों अच्छा लगता है। तो हुँ, फिर हम उनसे यही पूछते हैं सही कि है। किस काम को ज़्यादा, फ़र्ज़ करें कि आपको रोज़ाना 10 नए लोगों से मिलना हो हाँ, और रोज़ाना आपको तन्हाई में रहना हो, तो आप कौन-सी जॉब को या लाइफ़ को प्रेफ़र करेंगे? अगर बहुत ज़्यादा घर रहूँ तो भी ज़रा बोरियत होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा अगर बाहर जाना पड़े तो उससे भी थोड़ी थकावट हो जाती है, तो बस ये तो वेरी करता है ज़रा साथ-साथ ही चीज़ें। ठीक है, हुँ। लेकिन अगर हम देखें कि एनर्जाइज़िंग आपके लिए क्या है? एनर्जाइज़िंग जो है वो एक्स्ट्रोवर्ट ही है। हाँ, तो असल जो कीवर्ड है वो एनर्जी है, सही है। वो ई और आई। तो फर्स्ट लेटर जो है, जैसे मेरा मगर गुमान था आपके बारे में कि शायद आप आई हुँ, हैं, लेकिन आप बहुत खामोश तबाह, बहुत रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी है। लेकिन हम टाइप में कभी भी असम्पशन पे नहीं जाते। हुँ, हुँ, जो आप कहेंगे, चूँकि मुझे भी बहुत सारे लोग आई समझते हैं, हुँ। लेकिन मैं ई हूँ, आई आई करने से मुझे बहुत नहीं, ज़्यादा। लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, लोगों से जब ना मिल सके तो बाकायदा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। वो अच्छा, तो एक और चलें हम और आगे चलते हैं। जी, जी। सेकंड जो डोमेन है, वो है सेंसिंग एंड इंट्यूशन। आधी 80% दुनिया में लोग हैं जो 5 सेंसेस से सीखना पसंद करते हैं। अपने 5 ठीक, सेंसेस से, यानी अपने तजुर्बे से जो सीखते हैं, उसको भरोसा करते हैं। उनको एस टाइप कहते हैं। सही है। और 20% के करीब लोग हैं जो गट फीलिंग से सीखते हैं। हुँ, यानी जो चीज़ तजुर्बे में नहीं आई, उनको नज़र आ जाएगी कि ये हुँ, होने वाली है। हुँ, हुँ। और उनको उस पे इतना यकीन होता है कि वो फैसला ही उस बुनियाद, जबकि फैक्ट्स उसके खिलाफ हो जा रहे सही होंगे, है। वो गट फीलिंग पे फैसला करेंगे। तो 20% लोग तकरीबन ऐसे हैं दुनिया में जो एन टाइप के हैं। तो आपका क्या ख्याल है? आप गट फीलिंग। गट फीलिंग। हुँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो जो गट फीलिंग के लोग हैं, उनको एक ही काम को एक ही तरीके से बार-बार करना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं हम नए तरीके से, हुँ, इनोवेटिव। हुँ, हुँ। और दे लाइक थ्योरीज एंड फिलॉसफीज, कॉन्सेप्ट्स पसंद करते हैं और बिल्कुल, आइडियाज पसंद करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। और जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो अमल या एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हुँ, दे आर वेरी रियलिस्टिक। हुँ, उनको नंबर्स अच्छे लगते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छे लगते हैं, और वो काम को करने को एंजॉय करते हैं, और वो रिपीटिशन ऑफ वर्क को भी एंजॉय करते हुँ। हैं। और वो बल्कि रिपीटिशन ऑफ वर्क से उसकी क्रेडिबिलिटी मेजर करते हैं। अच्छा। एक हुँ, काम रोज हो रहा है, वो कहते हैं दिस इज मोर क्रेडिबल। हुँ, हुँ। तो ये 80% लोग जो हैं दुनिया में, वो एस टाइप के हैं। हाँ, हाँ। तो आप एन हो गए। तीसरा हम डोमेन लेते हैं लॉजिक और फीलिंग। 80% मर्द दुनिया में जो हैं वो लॉजिकल दिमाग के, टास्क ओरिएंटेड। सही है। वो आपने देखा होगा टी और जी, एफ जी। का बहुत क्लियर। 80% खवातीन दुनिया में एफ माइंड की हैं, जो बहुत रहमदिल मिजाज की या इमोशंस पे चलती हैं। तो आप ज़्यादातर नेचुरली आपका रुझान, यू आर मोर ऑफ अ, यानी बिग हार्टेड पर्सन या लॉजिकल पर्सन? बिग हार्टेड, अच्छा, तो ये एफ हो गया। नॉट सो लॉजिकल। हाँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। अब हम आ जाएँ चौथे डोमेन पे। चौथा डोमेन जो है वो जे और पी है, कि हाउ वी ऑर्गेनाइज़ द वर्ल्ड। तो उसमें आधी दुनिया जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज़ है। वो चाहते हैं अपने बाहर की दुनिया को बहुत प्लानिंग और ऑर्गेनाइज़ रखें, करें नहीं रखें। तो वो गोल सेट करते हैं, प्लान करते हैं, फिर गोल को अचीव करते हैं। तो इनको हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स या जे टाइप के लोग कहते हैं। वो बड़े ये ज़रा जी, परफेक्शनिस्ट टाइप वो बड़ा। परफेक्शनिस्ट और देखने में ज़रा हुँ, रिजिड हुँ, लगते हैं, हुँ। नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। तो जो पी टाइप के लोग हैं, ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग इनका कीवर्ड है। ये मसलों की तलाश में रहते हैं। कहते हैं यार, मसला जहाँ मसला देखते हैं, ये अपना रुख कर लेते हैं, और उस मसले को जब हुँ, तक हल ना करें, इनको चैन नहीं आता। दे आर, तो इस वजह से इनकी इनकी डिज़ाइन ही फ्लेक्सिबल है। हुँ। तो ये दीज, तो पी टाइप्स आर flexible people and J types are organized and they seems rigid.
तो आपका क्या ख़्याल है? आप यू आर मोर ऑफ अ प्लानिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज़ पर्सन या फ्लेक्सिबल प्रॉब्लम सॉल्वर? फ्लेक्सिबल प्रॉब्लम सॉल्वर, और हर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है अपने अंदर भी और लोगों के अंदर भी सबसे बड़ा जो है वो वो तलाशने वाला एक वो ट्रेट होता है कि अपनी टीम के अंदर भी जो लोग हों वो इसी किस्म के हों, प्रॉब्लम सॉल्वर। सिचुएशन किसी भी तरह की आ सकती है, उसके अंदर रहते हुए आपको सर्कमस्टांसेस के मुताबिक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इसी ठीक है। खुद भी अच्छा, तो इसका मतलब आपकी टाइप है एनएफपी। अच्छा, एनएफपी जैसे अभी हमने पहला वर्ड डिस्कस किया था तो उसमें हमें ई और आई में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। तो अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि आपकी एनएफपी तो क्लियर है और ई और आई में हम थोड़ा सा, लेकिन गालिब गुमान आपने बताया कि ई एन एफ पी, ई है आपका फर्स्ट लेटर। एक्सट्रोवर्ट। आपने कहा ना एक्सट्रोवर्ट है, जी जी, वही है तो वही ई है। एन एफ पी है। तो जी ई एन बिल्कुल। एफ पी तो जो हमने अभी हमने भाई का आपके जैसा हाँ आपने कहा आप अपने जी जी। जैसे ही लोग रखते हैं, तो वो वाली सिफात ही आप में लग रही है। उनकी भी टाइप ई एन एफ पी थी, आपकी भी ई एन एफ पी है। सही सही सही। तो ईएनएफ और दूसरा जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो आईएनएफपी की थी, मगर आईएनएफपी बहुत डिफरेंट तो ये लोग जो होते टाइप हैं। आपने निकाली है, इस टाइप के बाद जो हमारी टाइप जैसे और भी बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए कौन से कामों में महारत या कौन से काम उनके लिए करने ज़्यादा बेहतर हैं कि वो ये। अच्छा, अगर ईएनएफपी हम लें तो ईएनएफपी जो हैं वो देखिए, टाइप जो है ना कोई भी काम कर सकती है। हर टाइप कोई भी काम कर सकती है। हमें अपनी सिचुएशंस और वो देखना होता है कि हम हैं क्या। एक ही सिचुएशन में 16 तरह के लोग 16 डिफरेंट तरीके से उस काम को कर रहे होंगे। हम्म अब जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, वो भी आपकी टाइप के हैं, ईएनएफपी। हम्म। अब उनका एक रोल था कि उन्होंने एक नामुमकिन को मुमकिनात में उन्होंने उन्होंने बना फिजिक्स दी। पढ़ी। उन्होंने उनके ज़हन में आइडिया आ गया कि भई हम्म, एटम बम हम कैसे बना क्या सकते बात। हैं। तो जबकि वो एटॉमिक साइंसदान थे ही नहीं ही हम्म, वाज़ नॉट अ हम्म, एटॉमिक साइंटिस्ट। उनको ये समझ में आ गया था कि कैसे बनाना है, उन्होंने बना भी दिया। ही नीड अ टीम, गवर्नमेंट सपोर्ट वो उनको मिली और उनको सपोर्ट मिली, उन्होंने बना दिया। तो ये ईएनएफपी का कमाल होता है कि वो लॉजिक देख लेते हैं। तो हर टाइप की जो की टैलेंट है वो सेम रहती है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो की टैलेंट है वो कहाँ यूटिलाइज़ हो। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो जितने भी ईएनएफपी मीडिया में बहुत थ्राइव करते हैं, बहुत ही ईज़िली ग्रो कर जाते अच्छा। हैं। एंकर पर्सन, हम्म गुलूकार, सारे जो बड़े-बड़े मशहूर हीरोज़ हैं, हम्म शाहरुख खान और ये सब ईएनएफपी। पाकिस्तान में भी जो मशहूर एंकर हज़रात हैं, वो सब ईएनएफपी हैं। खैर मैं आखिर में आपसे बल्कि वो पूछूंगा कि हमारी जो बड़ी शख्सियात हैं उनमें से कौन कौन सी टाइप का है, वो मेरे जहन में कुछ आ रहा था। हाँ, आप बिल्कुल उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मीडिया हम्म में ईएनएफपी बहुत अच्छे रहते हैं। इनोवेशन जहाँ चाहिए हो वहाँ अच्छे रहते हैं। बॉर्न एंटरप्रेन्योर इनको कहा जाता है। ये जैक मा इज़ ईएनएफपी। अच्छा। हाँ, ये जैक मा जो है वो ये तो वो ऐसे लोग जो हैं वो अपने फैसले दिमाग से ज़्यादा दिल से न करते हैं। हाँ, फैसले तो दिल से करते हैं, लेकिन ये है कि उनको अल्लाह पाक किसी न किसी तरीके से टी सिखा देते हैं। क्योंकि उनको पैसे भी, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, उनको हम्म टी जो है गवर्नमेंट से मिल गया। वो हम्म तो वहाँ नौकरी कर रहे थे, हम्म। हॉलैंड में टीचर थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनसे काम लेना था। टी मतलब। टी से मना एफ के अपोजिट टी होता है। हम्म तो टी इज मोर प्रोन टूवर्ड्स मनी, टाइम एंड हम्म एंड लॉजिक। तो टी एफ लोगों में ब्लाइंड होता है। तो तो जिस एफ तरह लोग ये बहुत सारे अगेन माज़रत का कलामी कि जिस तरह ये बहुत सारे जो शायर और अदीब लोग होते हैं, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन हालात जो है वो उनको फिर पैसा बनाना सिखा देते हाँ हैं, या हाँ बहुत हाँ। सारे टीचर्स होते हैं उनको भी बहुत सारा। अच्छा, टाइप ये फायदा आपको देती है कि हालात की पिटाई खाए बगैर आप अपने ब्लाइंड एरियाज जान लेते हैं। अच्छा। तो टाइप पता हो तो आप अपने प्रोस्पेक्टिव ब्लाइंड एरियाज जो आपको हर्ट कर सकते हैं वेरी वो इंपॉर्टेंट। पहले ही जान लेते हैं और आप उनका आप तोड़ सोच लें। हम्म तो जैसे पैसा कमाना है तो हम्म आपको बहुत सारी टाइप को पैसे की वैल्यू समझ ही नहीं आती है। जब उनका टी डेवलप होता है बुढ़ापे में तो कई मुझे ईएनएफपी आईएनएफपी मिलते हैं जिनको जिनका टी 40 50 60 साल में डेवलप होता हम्म है। कहते हैं यार अब समझ में आया जिंदगी का, मगर अब हम बूढ़े हो गए। तो ये है कि हम टाइप की मदद से वो उनको पहले सिखा सकते हैं कि भाई जवानी में टी सीख लो। तो टी लोगों को कहते हैं भाई थोड़ा एफ भी सीखो, लोगों को हम्म नाराज़ नहीं करो, लोगों को हर्ट नहीं करो, क्योंकि टी ज़रा सा ऑब्जेक्टिव होते हैं।
पैसे तो कमाते हैं, लेकिन अब किसी का दिल दुखाया आपने तो वो तो फिर आपका नहीं रहा ना इंसान। सही। अच्छा, ये गुज़ारिश होगी कि ये टी और एनएफ ये सारे टेक्निकल हैं, इसको साथ-साथ ज़रा आप बताते भी रहें कि इस तरह के हैं, तो ज़रा ऑडियंस को समझने में हाँ, आसानी हो देखिए जैसे जाएगी। मैंने ई और आई का बताया, हाँ जी, ई वो और आई इज़ अ मेजर एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। ई लोगों को ई काम करने चाहिए जिसमें उनका लोगों से, ई का मतलब है एक्शन हुँ, और आई का मतलब है रिफ्लेक्शन। तो ई लोगों को एक्शन, ई, अब ई की जो एक्सेलेंस है वो ई में नज़र आती है, आई की एक्सेलेंस आई से आती है। तो ई लोगों को चाहिए कि वो एक्शन ओरिएंटेड अपना काम रखें, और आई लोगों को चाहिए कि वो गौर व फिक्र के लिए अपना काम ज़रूर मुख्तस करें, जहाँ उनकी जो एक रिफ्लेक्शन है उसका हुँ। उनको। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो माज़ी के बहुत सारे लोग हैं और हाई अचीवर्स हैं जिन्होंने इस पर्सनैलिटी टाइप को जाने बगैर या इस एक्सरसाइज से गुजरे बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन जो है वो हाई अचीवमेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी में, तो वो फिर कैसे हुई कि अगर वो इस प्रोसेस से गुजरते तो क्या वो मज़ीद कंट्रीब्यूट कर पाते? यस, 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 यस। देखिए होता यही है कि अभी तक क्या हो रहा है, अब कुदरत से हमें नहीं लड़ना चाहिए, कुदरत का निज़ाम हमें समझना चाहिए। मगर अभी तक अगर आप कुदरत की कारीगरी को हुँ, आप ऑब्ज़र्व करें, तो आप ये महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक ने जिस शख़्स से बड़ा काम लेना होता है, उसको ऐसा माली मयस्सर कर देते हैं जो उसकी नशोनुमा की पहचान रखता है। पेरेंटिंग बाय टाइप, हुँ, नर्चरिंग बाय टाइप। आप एडिसन को ले लें, आप स्टीव जॉब को ले लें, यतीम बच्चा, हुँ, है ना? जिसको माँ-बाप छोड़ के चले गए, लेकिन उसको जिन्होंने अडॉप्ट किया, उसका जो बाप था वो उसको खिलौने, पुराने खिलौने खरीद के, तोड़ के उसको देता था, बेटा अब इसको जोड़ो। हाँ, क्योंकि यानी स्टीव जॉब का जो बाप था वो उसने देखा कि इसको चीज़ें जोड़ने में बहुत मज़ा आता है। हुँ, तो उसने ऐसे उसकी नर्चरिंग की। यानी आप देखें कि हुँ, एधी की माँ जब वो स्कूल जाते थे तो उनको 2 आने देती थी हुँ, कि बेटा एक आने से किसी दोस्त को खिलाना और एक से खुद खाना। अब आप सोचें जब वो स्कूल से आते थे तो ये नहीं पूछती थी तुमने खाया हुँ, कि नहीं? क्या पूछ रही हैं किसी दोस्त को खिलाया सही, कि नहीं? क्या बात! अब उस आदमी ने 19 साल में एडी सेंटर शुरू कर दिया, एम्बुलेंस खरीद के लोगों की मदद करनी शुरू। क्या तो बात! ये जो एक्सट्रीम सक्सेस है उसका हुँ, राज नर्चर बाय नेचर है, वाह! कि तरबियत फितरत के मुताबिक। टाइप जानने के बाद आप हर आदमी को एक्सीलेंस पे ले जा सकते हैं, हुँ। लेकिन टाइप के बगैर ये चीज़ चांस पे चल रही है, और कुदरत ने जिससे बड़ा काम लेना है उसको अल्लाह पाक ने बचपन में नर्चर बाय नेचर हुँ। उसकी करवाई है। दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स इंटरेस्टिंग वैसे ये तो बड़ा। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि थोड़ा-सा आप आगे चलते हैं, नेचर बाय नर्चर बाय नेचर। तो अभी तो हम जिस अहद में हैं यहाँ पर तो एआई और टेक जिस तरह आपने अपने शुरू में भी कहा, तो ये चीज़ें हमारे लिए फिर इसका जो एक्सेस है या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ये नुकसानदेह है फिर ज़ाहिर है फिर तो एआई और मोबाइल स्क्रीन्स और स्क्रीन टाइम को ज़ाहिर है आप सब झेल रहे हैं। देखिए हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट सर्वेंट, हुँ, इसको हमें अपना मास्टर नहीं बनाना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ हमें घर में लिख के लगाना चाहिए कि यार टेक्नोलॉजी आपकी नौकर है। हुँ, आप 10 नौकर के बजाय टेक्नोलॉजी को रख लें, काम लें, मगर उसके डिक्टेशन ना लें। हुँ, डिक्टेशन आप इंसानों से लें। तो अपने बच्चों से टाइम स्पेंड करें। जो देखिए टेक्नोलॉजी की आमद से हमारा जो काम अपनों से दूर रहता था जो वक़्त, अब उसको तो बढ़ जाना चाहिए। भई अगर हम पहले जितने पैसे 8 घंटे में कमाते थे, वो टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम 3 घंटे में कमा सकते हैं, 2 घंटे में। तो अब बकिया टाइम आपको ज़्यादा बच्चों में देना चाहिए ना। हाँ। हांडी पकाने में अगर पहले 2 घंटे लगते थे, अब अगर आधा घंटा लग रहा है, तो माँ-बाप को चाहिए कि वो टाइम बच्चों में दें। तो हमें टेक्नोलॉजी को एज़ ए एडवांटेज यूज़ करना चाहिए, रेदर देन कि हम उसके नशेई उसको अपना नशा बना लें। तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे जो अभी ये इंसान है या इसको एक्सपीरियंस करने पर वो बैक टू बेसिक्स जाएँगे और आगे बढ़ के इन चीज़ों को देखिए अडॉप्ट करेंगे? सर्वाइवल तो इसी में है। ये जो बड़े-बड़े टेकीज़ हैं, ये खुद यूज़ नहीं करते हाँ, टेक्नोलॉजी, मैं ये भी। आपको सही बता रहा हूँ। ये अपने बच्चों को नहीं देते, यानी ये मोबाइल फ़ोन नहीं देते अपने बच्चों को, उनको बिल्कुल उन्होंने उनकी उस पे रखा हुआ है ज़रूरियात पे। बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए? बच्चों को मोबाइल बहुत ही हिदायत के साथ देना चाहिए। रोकना तो आज, क्योंकि हम जिस माहौल में यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ तो एक लाक़ानूनियत सा माहौल है। तो आप नहीं देंगे वो कहीं और से ले लेगा।
क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्वे, स्वीडन या इंग्लैंड में रह रहे हैं, वहाँ फिर भी एक कल्चर है। वहाँ अगर बच्चों को एक आप उसूल देते हैं तो उसके सारे दोस्त उसको फॉलो करते हैं, तो वो बच्चा भी उसको हुँ, फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान में ये है कि बच्चों से बहुत मैंने तो दिया हुआ है और उसका हुँ, माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़ा पॉजिटिव यूज़ करते हैं और इतने माशाल्लाह वो मुझसे समझें 1000 गुना ज़्यादा ज़हीन है कि वो हर काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो मेरी किस पूरी टीम टेक यूज़ करती है, बहुत हुँ, अच्छा यूज़ किस करती है। एज में देना चाहिए मोबाइल? जिस एज में बच्चों को उसकी ज़रूरत हो, उस एज में दें। यानी हमें ज़रूरत वाइज़ चलना है। म हमारे यहाँ हुआ ये है कि मोबाइल ना एंटरटेनमेंट का टूल बन हुँ, गया है। हुँ, अब हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, हम कहते हैं इसको कार्टून कार्टून मोबाइल लगा हाँ, दो, मोबाइल लगा हाँ, दो। हाँ, हाँ, ये तो आप घरों में देखें तो ऐसे ही। हमने अब खुद ही बच्चों को मोबाइल दिया है, बाद में हम कहते हैं वापस कर दो, तो वो कहते हैं अब्बा इसमें तो ये भी आ रहा है, हमें ये भी देखना है। तो हाँ, ये थोड़े से चैलेंजेस हैं जो हमारे साइंटिस्ट हजरात, जो हमारे जो लोग हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, उनको इस मौजू पे पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए हाँ, हाँ, कि व्हाट अदर देन टेक हम बच्चों को दे सकते हैं। हुँ, जैसे पेरेंटिंग में लर्निंग थ्रू प्ले एक इंटरवेंशन है, बहुत मशहूर कैनेडियन। तो हमें बच्चों को दूसरी खिलौने वाली चीज़ें देनी हुँ, चाहिए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना हो हुँ। और उससे बच्चा सीखे भी। और किताबों किताबों से बच्चों को शगफ हमें देना चाहिए। हाँ, ये तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है, लग रहा है ऐसा हो जाए और जो एआई का जो अडैप्टेबिलिटी है हमारी डेली रूटीन में आप समझते हैं कि एआई की जो अडैप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हम सबकी उसमें आ गई, उसके बाद एक नतीजे में या फिर एक वक़्त में हम सब अपने ओरिजिनल दिमाग के इस्तेमाल से ज़रा बेज़ार हो जाएँगे? हाँ, यानी यही नज़र आ रहा है कि हम दूर होते जा रहे हैं, अपने दिमाग के इस्तेमाल से भी दूर हो रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि हम अपने अपनों से दूर हो रहे हैं और तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। यानी देखें, आप जितनी भी, यानी इंसान अपनी तबाही के बीच बो रहा है। आप जितनी भी लॉन्गेविटी की स्टडीज़ पढ़ें, हुँ, वो इंसान 100 साल क्रॉस करता है, वो इंसान क्रॉस नहीं करता जो सिगरेट नहीं पीता है या नशे नहीं करता। वो इंसान 100 क्रॉस करता है जिसके रिश्ते इंटैक्ट होते हैं। जिसके पास एक प्यार करने वाला हो, जिसकी खैरियत पूछने वाला हो, जिसको कोई मिलने आने वाला हो, जिसके मिलने वाले हों, वो 100 क्रॉस करता है। और जिसके पास ये नेमतें मौजूद ना हों, जिसको ना इंसानों की तलब हो, ना इंसान उसके पास हों, तो वो जल्दी मर जाता है। उसके बहाने या तो बीमारी बनती है या ये कोई भी नशा बन जाता है। तो ये जो आप सोचें, लंबी उम्र की निशानियाँ रिश्ते हैं, वो रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं एआई से। ये है गौर व फ़िक्र की बात। अगर हमें लंबी उम्र चाहिए, सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए, देखिए ना, हदीस में भी मैंने बुज़ुर्गों से ये सीखा कि सिला रहमी जो है, रिश्तेदारों से नेक सलूक, ये रिज़्क में फ़राख़ी का ज़रिया है। यानी कोई सेंस नहीं बनती इसकी। लॉजिकल और साइंटिफिक कोई वो नहीं है कोई लॉ नहीं बनती, लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं आप अपने रिश्तेदारों से मिलो, आपका हुँ, रिज़्क बढ़ा देंगे, आपको सेहत भी देंगे। और हमें कई, मैंने बुज़ुर्गों से ये सुना, जैसे ये बाबा इरफ़ान है हमारे यहीं, आई जेलम थिंक में हैं वो भी, जेलम हाँ, में। जेहलम के। वो कई दफ़ा उन्होंने अपने वाक़यात सुनाए कि एक मरीज़ आया, एक आदमी आया, कह रहा है मुझे कैंसर हो गया है, मैं हुँ, मरने वाला हूँ। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम कहाँ के हो? उसने कहा मैं इस गाँव का हूँ। उन्होंने कहा जाओ अपने गाँव जाके अपने लोगों से मिलो और उनको उनके साथ कुछ टाइम, तो कहने लगे 6 महीने बाद वो आया, तो वो ठीक हो गया, उसका कैंसर ही खत्म हो गया। तो यानी ये सिला हुँ। रहमी के मैं आपको मैजिक बता रहा हूँ, तो एआई हमें उस सिला रहमी से दूर कर रही है। ये वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग बड़ा फैसिनेटिंग है जो आप बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें जब कोई हकीम करे तो बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर उसको बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप खुद एक प्रोफेशनल मेडिकल नहीं, डॉक्टर हैं नहीं, बिल्कुल, और ये ये आपने तो बड़ी एक अपने तजुर्बे की बात है। ये तो मेरे कई दोस्त हैं, वो कहते हैं जब थोड़ा-सा हमें कड़की होती है, हम अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, एक खाना करते हैं और अल्लाह पाक उससे रिज़्क खोल देते हैं। हुँ। तो ये तो यानी इसमें तो कोई दो राय अच्छा डॉक्टर नहीं साहब, ये है। जो आपने कहा कि अपनी कैंसर का इलाज है इतना बहुत एक बड़ी एक भयानक बीमारी है। ख़ैर जो बहुत सारे हमारे रूटीन के जो एक रवायात पे मबनी एक जो टोटके टाइप जिसको हम टोटका बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी मैंने देखा उसमें चीज़ें वाक़ई बड़ी मुफ़ीद होती हैं हमारे घर के अंदर ही जो। तो ये इसके बारे में ज़रा कुछ बताएँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इख्तियार करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखें कुरान में अल्लाह पाक ने कहा है कि मैंने हर बीमारी का इलाज बनाया है। और यानी कि और मैं समझता हूँ कि बहुत, देखिए, टोटके तो बहुत आगे की चीज़ है। जी। जो बुनियादी रेसिपी है सूरज। हुँ, अब सूरज की रोशनी इतनी ताकतवर है
तो हमें हमें सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, ये हमें बहुत पावर देती है, बहुत एनर्जी देती है, हम यही नहीं लेते। सूरज के बाद आप आ जाएँ हवा पे, हम हवा ही नहीं लेते, हम साँस नहीं लेते, यानी आप हम हुँ, बहुत सुपरफिशियल हुँ। ब्रीथिंग करते हैं। मैंने ऐसा सुना कि ऑक्स डीप ब्रीथिंग से लोगों के कैंसर ठीक हो गए। डीप ब्रीथिंग करने से बॉडी स्ट्रेस रिलीव हुआ और उनके कैंसर ठीक हो गए। तो ये जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है, अगर अब जैसे खाना खाना है, भाई ज़्यादा खाने से यानी लोग मरते हैं, कम खाने से नहीं मरते। नहीं मैं तो हम कम खाएँ, यानी आप थोड़ा रात का खाना जल्दी खा लें मगरिब के वक़्त, बस यानी जो सेहत के हवाले से जो बुनियादी उसूल हैं वो ये है कि आप लेट ज़्यादा खाना नहीं खाएँ, पेट को अच्छा। थोड़ा खाली छोड़ें, जो कि हदीस का मफ़हूम है। और रात में सोते वक़्त जो है वो आप जल्दी खाना खा लें, खा के फ़ौरन ना सोएँ। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। अब जिन फलों का अल्लाह पाक ने कुरान में ज़िक्र, देखिए अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया और कुरान में अल्लाह पाक ने जिन फलों का ज़िक्र किया है, कम से कम उनका हम इस्तेमाल करें। हुँ, जैसे शहद है, जैसे ज़ैतून है। अब ज़ैतून का जो तेल है, अजीब देखें, जी। मुख्तलिफ़ तेल जो है वो जाके हमारी आर्टरीज़ में या वेन्स में जाके स्क्लेरोसिस यानी उसमें ब्लॉकेट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। अच्छा, ये जो ज़ैतून का तेल है, ये उन ब्लॉकेट को खोल देता है। हाँ, अजीब उसकी शान है। तो आप इंटरेस्टिंग। ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करें जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है। हुँ, तो जितना आप नेचर से करीब रहेंगे और आर्टिफ़िशियल चीज़ों से बचेंगे, उतना आप सेहतमंद होंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इन टोटकों से भी ज़्यादा ज़रूरी इंसानी रिश्ते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उनका कोई नेमुल बदल नहीं। आपको अगर ये उम्मीद हो ना कि मेरा कोई आने वाला है, मुझे उससे मिलना है, तो आप ज़िंदा रहते हैं। आप में एक वो रहे, जिस दिन आपको हाँ, मुझे कोई मिलने नहीं आएगा, कोई भी हुँ। बीमारी बहाना बन जाती है और आदमी या दैट कैन बी अ लीथल सिचुएशन बड़ी अजीब-सी। ये जो आपने बड़ा अच्छा कहा कि आज की जदीद ज़िंदगी के अंदर जो नेचर के करीब होने का, हवा का, सूरज का आपने बताया, इस तरह की मतलब प्रैक्टिकैलिटी और हम किस-किस तरीके से वैसे जदीद और मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में नेचर के कैसे करीब हो सकते हैं? वैसे तो ज़ाहिर है हमने हर वक़्त देखें, ये जो लोग ज़्यादा उम्र सेहत यानी सेहतमंद रहना चाहते हैं, उनको वो फिर इस पे रिसर्च करते हैं और इस पे आजकल बहुत सारे जो वेलनेस के एक्सपर्ट हैं, हुँ, ख़ास के हुँ, अमेरिका वगैरह में हुँ। मैंने जी, जी, सुना है, जी। तो वो बहुत इस पे काम करवाते हैं। वो आपसे अर्ली मॉर्निंग वॉक करवाते हैं, फिर वो आपसे थोड़ी-सी फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाते हैं। उन्होंने फिर अपने जो स्मार्ट वॉचेज़ आई हुई हैं, वो आपका हुँ। आपकी आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं कि वो आपका ज़्यादा ना हो। रेस्टिंग हार्ट रेट आपका, यानी जो एथलीट्स होते हैं उनका 60s में आ जाता है हुँ, रेस्टिंग हार्ट रेट। तो आप अपना रेस्टिंग हार्ट रेट उससे अपने स्टेप्स वो चेक करते हैं कि हमने आज दिन में कितने हुँ, स्टेप्स किए। हुँ। उसका एक उन्होंने बनाया हुआ है कि भाई 10,000 स्टेप्स हों तो इतना मतलब इतनी इतने माइल हमने चला है। डेली के 10,000 स्टेप्स होने चाहिए। होने चाहिए। वो एक क्राइटेरिया है कि आप कौन-सा लेवल अपना अचीव करना ठीक चाहते हैं। है। मगर ये एक सुपरवाइज़्ड वे में इस पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आजकल जो जदीद जो वेलनेस एक्सपर्ट हैं, वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। हुँ। वो धूप को भी यूज़ करते हैं, वो एयर को भी, योगा योगा जो है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है। वो आपको सुबह-सुबह ऑक्सीजन को ऑप्टिमाइज़ करना और पोस्चर से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको फ्रेश करती हैं। तो हुँ। वेलनेस में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये यूज़ करके आप और इसके अंदर फिज़िकल एक्टिविटी यानी स्पोर्ट्स बड़ा अहम नौयत का हामिल है। मुझे भी ये बड़ा रिसेंटली बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, बड़ी पॉज़िटिव चीज़ है देखिए हमने लेकिन हमारे बचपन में ये बड़ी बचपन में स्पोर्ट्स को, खेल-कूद को एक नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता लिया था, जाता था कि क्या बिल्कुल। खेलते रहते हो, या खेलने वाले बच्चे गंदे होते हैं हर वक्त ग्राउंड। लेकिन अब जो है वो धक्के मार के निकाला जा रहा है कि यार ये खेलना बड़ा ज़रूरी है और खेलने को बड़ा वाइटलाइज़ किया जा रहा है। स्पोर्ट्स जो है वो उसका हाँ, रिवाइवल हो रहा है, अच्छी चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और पहले देखिए हालात डिफरेंट थे, टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन इतनी आम नहीं थी। अब तो अब जैसे टाइप ने तो पैसे कमाना इतना आसान कर दिया है कि अगर सिर्फ़ आपको पैसों की समझ हो हुँ। और आप जैसे हमारे शाह साहब भी बहुत ज़बरदस्त कोर्स करवाते हैं, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और थॉट मैनेजमेंट आप सीख लें। अच्छा, थॉट मैनेजमेंट, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ, पावर ऑफ मैनिफेस्ट, हाँ, ये आपकी टाइप में भी है कि आप अपने इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन को यूज़ करें अच्छा। और अपनी थॉट्स को फ़ोकस रखें कि आपने आपके लिए देखें, थॉट का मसला ये है कि एक है जो टाइप बेस्ड थॉट्स आपके अंदर आ रही हैं, हुँ। जो आपकी फ़ितरत है वो सोचें आ रही हैं। एक ये है कि आप थॉट्स को चेंज करें।
और जो आपको चाहिए उस पे मरकूज़ करें। अच्छा। ये कर सकते हैं हम। यही मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं कि व्हाटएवर यू वांट, थिंक अबाउट दैट, यू विल गेट दैट। जो आप सोचेंगे वो होगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आप करेंगे और उसी की तरफ आपका रुख होगा तो वो काम हो जाएगा। जैसे आज मुझे आपसे मिलना था तो मैं कहीं पे भी था हुँ, तो मैंने कहा था मुझे आपके पास पहुंचना हुँ। है, पहुंचाया तो अल्लाह पाक ने जी, है। जी, जी। तो इस तरह से हम लोगों को ये बता देते हैं कि भाई आपकी रिलेशनशिप ब्लाइंड है, भाई ख्याल करो, अपनी अम्मी अब्बा को छोड़ नहीं देना, अपनी बेगम से दूर नहीं हो जाना। हुँ। तो वो फिर ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं, अपने एफ़ को बचाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड हैं, मसलन एफ़ टाइप के। तो हम कहते हैं भाई 4 शादियाँ तो कर ली हैं मगर पैसे भी कमाओ जाके, हुँ, हुँ। अपना टी भी डेवलप करो। तो फिर वो अपने अपने फाइनेंशियल टारगेट सेट करते हैं हुँ, ताकि हुँ। 4 बीवियाँ हैं तो 25 बच्चे भी होंगे, तो उनके लिए कुछ नान नफ़्का भी तो हाँ, ये कमाना भी है। है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी आपने 4 शादियों का तज़किरा किया, अभी हाँ। हो गया, लेकिन ये है कि खैर हमारे माशरे में तो इसकी ज़रा एक्सेप्टेबिलिटी ज़रा। एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है और मुश्किल भी है। यानी तारिक अज़ीज़ साहब का बड़ा मशहूर जुमला है, उनकी कोई औलाद नहीं थी मरहूम की। उनसे लोगों ने कहा आप दूसरी शादी क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा यार मैं कर भी सकता हूँ और सब कुछ है, पैसा भी हुँ। है, सब कुछ है। लेकिन कहने लगे कि मैंने रिसर्च की कि जिन लोगों ने दूसरी शादियाँ की उनका हशर क्या हुआ? तो कहने लगे हाँ। वो हशर देख के मैंने कहा कि मैं बगैर बच्चे की ज़िंदगी गुज़ार सकता हुँ, हूँ, मगर वो हशर मुझे कबूल नहीं है। तो वही हुँ, मैंने अर्ज़ किया कि मुश्किल काम है, उसके लिए यू नीड टू बी वेरी ऑर्गनाइज़्ड, वेरी बैलेंस और बहुत देखभाल के, यानी एक घर तोड़ के तो एक नहीं बनाना ना आपने, हुँ, तो एक घर को ऐसा सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप रखनी है कि हुँ, सारे घर बेहतरीन चलें। दैट्स इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बड़ा अच्छा लगा ये सारी कुछ करके। आखिर में कुछ मज़ीद खैर सवालात कर लेते हैं। वेलनेस से रिलेटेड भी सारी बात हमारी वहाँ पे चल रही थी। आजकल ये वेपिंग कल्चर काफ़ी सारा आ रहा है, आप देख रहे हैं वेप्स लोग बहुत पी रहे हैं जी, जी। और उसको एज़ अ अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं सिगरेट का। तो आपके ख़्याल में ये अल्टरनेट है, कम नुकसानदेह है सिगरेट से? देखिए, कम नुकसानदेह का हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कल्चर में आ जाती हैं, लेकिन फिर उनकी रिसर्च बाद में होती है और फिर पता चलता है बाद में कि ये इसका क्या नुकसान है। हुँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस किसी भी एडिक्शन से बचना चाहिए, हुँ, क्योंकि एक एडिक्शन जो है ना फ़ौरन वो दूसरी एडिक्शन की तरफ जाती है और दूसरी तीसरी की तरफ। तो ये जितनी भी लोग ये इस तरह की एडिक्शन कर रहे हैं, ये अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये सिगरेट से बेहतर है तो बेफ़िक्र रहें, क्योंकि वो कभी भी सिगरेट पे शिफ्ट हो जाएगी और सिगरेट जो है वो किसी और उस पे चली जाएगी। तो ये एक समझें कि एक यानी ट्रैप अब है। ट्रैप है और हमें अपनी असली जेन्युइन खुशियों को तलाश करना चाहिए, जेन्युइन हैप्पीनेस को तलाश करना हुँ, चाहिए। वाह! तो आपको तो पीने को दिल ही नहीं करेगा कि ये सिगरेट क्या मुझे सहारा देगी। देखिए मैंने भी बहुत सिगरेट पी है। तो कोई मुझसे पूछता था तुम सिगरेट क्यों पीते हो? मैंने कहा मुझे इससे अच्छा दोस्त कभी नहीं मिला। ओह! मैं ये कहता था ये सिगरेट अपने आप को जलाती है और मुझे सुकून देती है। क्या बात है! लेकिन जब ये सुकून आपको अपनी ज़िंदगी से मिल जाए ना, तो दोस्त बिछड़ गया फिर आपका वो वाला? दोस्त बिछड़ गया। हाँ, वो अभी रिसेंटली छुट्टी है तो मैंने कहा ऐसी कम तैसी। तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी से खुशियाँ एक्सट्रैक्ट करने की वो की। तो बिल्कुल हुँ, यानी हमें खुशियाँ और मोहब्बतें अपनी ज़िंदगी से हासिल करनी चाहिए। ये बहुत झूठे, यानी आप एक दफ़ा कैंसर वार्ड में जाके देख लें स्मोकर हुँ, मरते कैसे हैं। हुँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये बेहतर है कि आदमी जो है वो, और वैसे भी मर्दों को तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए। आई मीन इट्स वेरी हार्मफुल फॉर हुँ, द मेल हार्मोन। आई मीन बहुत नेगेटिव इसका इफेक्ट है। हुँ। अच्छा, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, सीखने का बहुत मौका मिला। इंशाल्लाह मैं और भी बहुत सारा फीडबैक भी इसके ऊपर आएगा और फीडबैक की रोशनी में इंशाल्लाह हम एक और एपिसोड भी आपके साथ प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी। यार फजान भाई, मज़ा आ गया यार आपसे, हाँ, माशाल्लाह भाई। नहीं अच्छा